हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया है, इसका नाम है द रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। गाइस, ये सभी बच्चों का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ऊपर से जाने वाला टॉपिक है। समझ में नहीं आता है आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है मांग का प्रकटित अधिमान सिद्धांत या उद्घटित अधिमान सिद्धांत। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इस पे कंपलसरी है, आपका एग्जाम में आता ही आता है। इस वीडियो के अंदर आज हम जो है द रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। 6 पॉइंटों को आज हम 6 टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या होती है, रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की क्या क्या अजम्पशंस हैं, ठीक है, साथ के साथ रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से डिमांड कर्व ड्राइव हो सकता है और क्या रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से इंडिफरेंस कर्व ड्राइव हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जो है जरूर देखिएगा, ठीक है। थोड़ी लंबी हो जाएगी बट एक एक कॉन्सेप्ट आपका आज जो है इस थ्योरी के रिगार्डिंग जो है प्रॉपर क्लियर होने वाला है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो सिलेबस में है। तो बकवास बहुत हो गई है, अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है जी। आपको सबसे पहले तो इसका नाम से ही, इस नाम में ही काम होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका नाम है द रिविल्ड प्रेफरेंस, ठीक है। अगर आपने इसका नाम समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। आपको जो है केवल 2 वर्ड को समझना है कि आपको पहले तो रिविल्ड मतलब पता होना चाहिए, साथ के साथ प्रेफरेंस का मतलब आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, रिविल्ड का मतलब क्या होता है। रिविल्ड का मतलब होता है शो करना, शो करना या कह सकते हो दिखाना या बताना, ठीक है। शो करना या दिखाना या बताना। अब क्या शो करना, क्या दिखाना और क्या बताना, बात आते हैं मुद्दे पर कि अपनी प्रेफरेंस को शो करना। किस चीज को शो करना, अपनी प्रेफरेंस को शो करना, अपने अधिमान को शो करना। कंज्यूमर ये दिखाए और ये बताए कि मेरा जो प्रेफरेंस है, मेरा जो अधिमान है, उसको क्या करना, प्रकट करना कि भाई मैं इस संयोग पे, इस बंडल पे क्या हूं, ये कह सकते हो अधिमान हूं, मेरा जो है ये प्रेफरेंस है। जब उपभोक्ता क्या करता है, अपना प्रेफरेंस को जो है शो कर देता है, उसी चीज को क्या कहते हैं, उसी चीज को कहते हैं रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसके नाम से पता चल गया है कि जब कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर अपना प्रेफरेंस, अपना अधिमान को जब प्रकट कर देता है, रिवील कर देता है, शो कर देता है, इसी के मुद्दे पर यहां पर जो है बात चलने वाली है, ठीक है। कंज्यूमर भी इसके रिगार्डिंग पहले भी हमें आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, हम ऑलरेडी जो है 2 अप्रोचेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गणनावाचक, ठीक है। गणनावाचक हमने पढ़ी थी अप्रोच, जो कि किसके, कौन से महारथी थे, मार्शल ने निकाली थी। और यहाँ पर हमने जो है 2 चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी हमने यहाँ पे, एक तो हमने पढ़ा था ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, एक तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, दूसरा हमने यहाँ पे जो है समसीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता नियम। 2 नियम हमने जो है यहाँ इस अप्रोचेस के अंदर पढ़े थे। बट इसकी जो है बहुत ही आलोचना हुई थी और वो आप अच्छी खासी भली बात जानते हैं कि इसकी आलोचना क्यों हुई थी। क्योंकि ये भाई साहब कहते हैं कि उपयोगिता को हम जो है मेजर कर सकते हैं, उपयोगिता का जो है गणना कर सकते हैं, किसी वस्तु के कंजप्शन से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, कितनी यूटिलिटी मिली है, उस चीज को हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहली एजम्पशन इनकी ये थी। साथ के साथ इनकी दूसरी एजम्पशन ये थी कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो स्थिर रहती है। इनकी 2 ये ऐसी जो एजम्पशन थी, इसकी वजह से इस अप्रोच को जो है ये कह सकते हो बिल्कुल ही त्याग कर दिया गया और कह दिया भाई जाओ तुम, क्या हो, कुछ नहीं, छोड़ो, फिर आओ मुद्दे पर। तो हो गया गणनावाचक। फिर दूसरे भाई साहब आए जिनका नाम था हिग्स, वो अपनी लेकर आए क्रमवाचक। वो अपनी क्या लेकर आए, क्रमवाचक जो है, क्रमवाचक, ठीक है, क्रमवाचक लेकर आए। ये कौन लेकर आए थे, ये लेकर आए थे हिग्स। इसमें हमने क्या पढ़ा था, तटस्थता वक्र, ठीक है, तटस्थता वक्र अधिमान, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे पढ़ लिया हमने, ठीक है।
इसमें भी हमने पढ़ा, बट इसकी भी कुछ आलोचनाएं लिख ली मैंने, इसकी कमियां बताई हैं आपको, ठीक है। इसकी एडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज ये हम बहुत ही अच्छी खासी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दोनों का क्या है, दोनों सेम ही है, बस वो क्या करता है, वो ये कहता है कि उपयोगिता की गणना कर सकते हैं और ये कहता है उपयोगिता की गणना नहीं कर सकते, उसको क्रम दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों की जो है बहुत ही आलोचना हुई, बट गाइज इन दोनों की आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे मुद्दा, इन दोनों की जो डिसएडवांटेज है ना, इन दोनों की जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो दोनों ही अप्रोचेज हैं, ये दोनों ही जो अप्रोचेज हैं ये गाइज साइकोलॉजिकल हैं। क्या है ये जो दोनों अप्रोचेज हैं ये दोनों अप्रोचेज साइकोलॉजिकल्स हैं, ठीक है। ये मार्शल लेकर आए, ये हिक्स लेकर आए। अब तीसरा बंदा जो आया वो आया सैमुएल्सन। कौन आए जी? सैमुएल्सन जो आए, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि भाई आप ये जो दो अप्रोचेस लेकर आए हो ना, मार्शल और हिक्स, आप सैमुएल्सन ये कहते हैं कि जो कंज्यूमर बोलता है या जो कंज्यूमर सोचता है, वो कंज्यूमर कह रहा है मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है टी से, या मुझे टी ज्यादा पसंद है कॉफी से, जो भी वो बोलता है या जो भी वो सोचता है, ठीक है, उससे हमें उसकी प्रेफरेंस का पता नहीं चलता है, ठीक है। क्रमवाचक के अंदर क्या होता है, क्रमवाचक के अंदर कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस, अपना अधिमान प्रकट करता है कि मुझे ये चीज जो है इससे ज्यादा बेटर लगती है, ये चीज इससे ज्यादा ये कम बेटर लगती है, वहां पर वो अपना प्रेफरेंस शो करता है। तो सैमुएल्सन ये कहते हैं कि भाई उपभोक्ता जो बोलता है, जो सोचता है, उससे उसकी प्रेफरेंस का पता नहीं चलता, बल्कि अगर आपको उसकी प्रेफरेंस का, उसके अधिमान का अगर आपको पता लगाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके व्यवहार, उसके बिहेवियर का आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को आपको जो है ऑब्जर्व्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है उसका प्रेफरेंस, उसके अधिमान का जो है पता लगा सकते हो। उसके बोलने से, उसके सोचने से आप उसके प्रेफरेंस का पता नहीं लगा सकते हो, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए मैंने क्या बोला है। सैमुएल्सन ने बोला कि भाई आप ये जो दो अप्रोचेस लेकर आए हो ये बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। आप जो है ये कह रहे हो कि जो उपभोक्ता बोलता है, जो सोचता है, मैं उससे उसके प्रेफरेंस का पता लगा दूंगा। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। आप उपभोक्ता जो बोलता है और जो सोचता है उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रेफरेंस का पता लगा ही नहीं सकते। अगर आपको उसकी प्रेफरेंस का पता लगाना है तो आपको उसके बिहेवियर का जो है, आपको उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी प्रेफरेंस का, उसके अधिमान का जो है पता लगा सकते हो। जो चीज वो मार्केट में जाकर वो चीज जो खरीदता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, जो चीज वो खरीदता है, ठीक है, जो, या कह सकते जो भी चीज वो खरीदता है या जो भी चीज वो मार्केट में जाकर, जो भी चीज वो लेता है, जो पसंद करता है मार्केट में जाकर, उस चीज से जो है कंज्यूमर की प्रेफरेंस का पता चलता है, ठीक है। जिसकी वजह से सैमुएल्सन ने जो है 1938 में, कब, 1938 में जो है इन्होंने जो है अपनी अप्रोच निकाली जिसका नाम है रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। मांग का प्रकटित अधिमान सिद्धांत, जो कि किस चीज पर स्टडी करता है, जो कि स्टडी करता है कंज्यूमर के बिहेवियर पर। ये कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसके अधिमान का, उसके प्रेफरेंस का क्या करता है, पता लगाता है, ठीक है जी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। रिविल्ड मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़कर मैंने आपको ये बता दिया कि रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है। एक मुद्दा हमारा जो है हो गया क्लियर। अब जैसे कि ये सभी मुद्दे जो हैं कुछ मान्यताओं पर बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सिमिलर इसकी भी कुछ मान्यताएं हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुननी है, इसकी मान्यता एग्जाम में बहुत बारी आ जाती हैं। तो ये किन किन अजप्शन पर जो है बनी हुई है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ठीक है। एक एक अजप्शन आपको इसकी घोल कर पी जानी है, ठीक है। सबसे पहले ये अजप्शन में ये क्या कह रहा है जी, ये उपभोक्ता के व्यवहार की मतलब बिहेवियर की कंसिस्टेंसी पर आधारित है। किस पर आधारित है,
कंसिस्टेंसी पर आधारित है, संगति पर आधारित है। अब गाइस ये कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि भाई ये जो है मेरी बजट लाइन है, ये मेरी बजट लाइन है और यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, एक ए कॉम्बिनेशन है और एक बी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक ए कॉम्बिनेशन है और एक बी कॉम्बिनेशन है और आपने जो है ये रिवील्ड कर दिया कि मुझे जो है ए जो है वो ज्यादा पसंद है, मुझे जो है ए जो है वो ज्यादा पसंद है। आपने ये रिवील्ड कर दिया, आपने ये प्रकट कर दिया, ठीक है। तो अब आप हमेशा क्या करोगे, अब आप हमेशा ए को ही जो है ज्यादा प्रेफर करोगे एज कंपैरिजन टू बी। आप कभी भी बी के लिए ए को जो है नहीं कर सकते हो। आपने अगर एक बारी अपना प्रेफरेंस, अपना अधिमान जो है ए के तरफ कर दिया तो आप कभी भी बी के लिए ए को नहीं करोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बारी जब उपभोक्ता के ने अपना अधिमान प्रकट कर दिया कि भाई मुझे ए जो है कि ए जो है, अगर ए और बी दो कॉम्बिनेशन, दो संयोग मेरे पास हैं और मुझे ए संयोग जो है ज्यादा बेटर लगता है, अपना उसने ये रिवील कर दिया, तो बाद में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसे बी ज्यादा पसंद आने लगे एज कंपैरिजन टू ए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, मान लीजिए हम कहीं होटल वगैरह में जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो मेन्यू कार्ड होता है वहां पे जो है बहुत सारी जो है खाने की चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। कुछ हमारी औकात के अंदर होती हैं, कुछ हमारी औकात के बाहर होती है। मान लीजिए हमारी औकात जो है वो 100 रुपीज है, तो हम क्या देखते हैं कि 100 रुपीज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि 100 रुपीज में मान लीजिए राजमा चावल आ सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं जो है अपने घर से दूर रहता हूं और जो है मैं जो है डेली जो है बाहर का खाना पसंद करता हूं, ठीक है। अब मैं रोज उसी होटल में जाता हूं खाना खाने, ठीक है, और औकात मेरी 100 रुपीज की ही है। तो जब मैं रोज उसी होटल में जाऊंगा, वो मेन्यू कार्ड लेकर आएगा, तो उस ओनर को जो है पता है कि भाई ये जो है 100 रुपीज में जितने भी आइटम्स, जितने भी संयोग मेरे पास अवेलेबल हैं, उसमें से ये इसी संयोग को बार बार चुनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो है अपनी प्रेफरेंस, अपना अधिमान जो है पहले ही क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया है कि 100 रुपए में आपके पास जितने भी संयोग है ना, उस संयोग में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो राजमा चावल ही है। अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, ऐसे बिल्कुल यहाँ पर है कि अगर मैंने भाई इस बजट लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशन है, इस बजट लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशन है, एक बजट लाइन पर बहुत सारे संयोग होते हैं, अगर मैंने एक बार ये बोल दिया कि ए तो ए, ठीक है, ए मतलब ए, इसके अलावा और कोई भी नहीं। अगर मैंने एक बार ए को प्रेफर कर दिया कि ए ज्यादा बेटर है बी से, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बी जो है वो ज्यादा बेटर जाए ए से। आप हमेशा ए को ही चुनेंगे, ठीक है। अजप्शन पर हम थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि इसकी अजप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है यह सिद्धांत जो है ट्रांजिटिविटी पर आधारित है, सकमर्कता पर आधारित है। अब इसका क्या मतलब होता है, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए ए जो है आपने ए को प्रेफर करा बी के लिए, ठीक है, और बी को प्रेफर करा सी के लिए, और मान लीजिए सी को प्रेफर करा डी के लिए। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब होता है। ए को बी के लिए, बी को सी के लिए और सी को डी के लिए, तो आपके पास अगर ए और डी अवेलेबल होंगे तो आप हमेशा ए को जो है प्रेफर करोगे डी के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ए जो है वो बी से ज्यादा बेटर है, बी सी से ज्यादा बेटर है और सी डी से ज्यादा बेटर है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा संयोग आ गया जिसमें ए और डी है, तो आप हमेशा ए संयोग को ही क्या करोगे, आप हमेशा ए संयोग को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि आप अपना अधिमान, आप अपनी प्रेफरेंस जो है पहले ही रिवील्ड कर चुके हो कि मुझे इन सब संयोगों में से ए संयोग जो है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ये मांग की धनात्मक आय लोच पर आधारित है, ये मांग की धनात्मक आय लोच पर आधारित है। अब इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए एक ए है, एक बी है और एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर सी, ठीक है। तो अभी तो मेरी बजट लाइन के बाहर है, अभी तो मेरी औकात के बाहर है, अभी तो मैं इसको खरीद नहीं सकता। बट मान लीजिए इन फ्यूचर अगर मेरी जो है इनकम बढ़ी, कभी तो बढ़ेगी ना, ठीक है, कंगला थोड़ी ना रहूंगा। तो अब मेरी जो है मेरी जो है इनकम बढ़ी और इनकम बढ़ने से मेरी बजट लाइन जो है इस तरफ को शिफ्ट हो गई। तो भैया अब मैं क्या करूंगा, हमेशा अब मैं जो है सी को ही प्रेफर करूंगा एज कंपैरिजन टू
ए, ठीक है, किसको प्रेफर करूंगा, सी को ही प्रेफर करूंगा एज कंपैरिजन टू ए, ठीक है। पहले तो मैं उसको नहीं खरीद पा रहा था क्योंकि मेरी औकात नहीं थी, तब तो मेरी औकात इसके अंदर अंदर थी, तब तो मैं केवल ये वाले खरीद सकता था और जो बजट लाइन के अंदर थे। तो मैंने जो है यहाँ पर ये रिबिल्ड कर दिया था कि भाई यहाँ पर जो है मुझे ए ज्यादा पसंद है, ठीक है। गाइस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। एक चीज देखिए, यहाँ पर जो है मान लीजिए कि ये बजट लाइन थी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। मैंने ये रिवील्ड कर दिया कि मुझे जो है भाई ए कॉम्बिनेशन जो है सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। मुझे ए कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ, वो कोई भी रीजन हो सकता है, मुझे इससे यूटिलिटी ज्यादा मिली है, कुछ भी, मैंने ये रिवील्ड कर दिया। अब गाइज इसके कंपैरिजन में, इस ए के कंपैरिजन में ये जितने भी अवेलेबल संयोग हैं, चाहे वो ए सी हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो डी हो, कितने भी संयोग हो इस बजट लाइन पे, ये सब इस उपभोक्ता के लिए क्या है, इंफीरियर है। क्या है, इंफीरियर है, घटिया है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसने ए को क्यों प्रेफर करा है, वो उसका कोई भी रीजन हो सकता है, उसने अपनी प्रेफरेंस शो कर दी। इसका ये मतलब है कि ए के कंपैरिजन में बाकी सब कुछ घटिया है, इंफीरियर है। ये मुद्दा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक बारी जब प्रेफर हो गया उसके बाद बाकी जितने भी संयोग थे वो सब उसके लिए इंफीरियर हैं, घटिया है। और ये किस पर आधारित है, ये धनात्मक आय लोच पर जो है आधारित है कि भाई अगर जो इसके बाहर बजट रेखा के जो बाहर कॉम्बिनेशन है अगर बढ़ती है तो वो हमेशा उसको ही प्रेफर करेगा, ये तय है यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, साथ के साथ कह रहा है उपभोक्ता का जो चुनाव है ना वो सशक्त आदेश पर आधारित है। अब ये क्या दिक्कत परेशानी होती है गाइज, इसके अंदर जो है दो आदेश होते हैं, एक होता है सशक्त और एक होता है निर्बल। देखिए अब ये सशक्त का क्या मतलब होता है, इस सशक्त का ये मतलब है कि लाइक मान लीजिए एक होता है स्ट्रांग, एक होता है वीक। दो तरीके के एग्जाम होते हैं यहाँ पे, एक स्ट्रांग और एक वीक। मान लीजिए ये बजट लाइन है, ठीक है, और ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो सशक्त का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि अगर मैंने जो है ये रिवील्ड कर दिया कि भाई मुझे जो है ए पसंद है, मुझे जो है ए पसंद है, कोई भी रीजन हो, कोई भी, ठीक है, और चाहे कितने भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो, सी डी कुछ भी, ठीक है, इससे मुझे उपयोगिता ज्यादा मिल रही है, कुछ भी ज्यादा मिल रही है, तो वो सशक्त है। वीक का क्या मतलब है कि मैं इस सी वाले को क्यों नहीं खरीद रहा हूं। मान लीजिए केवल दो कॉम्बिनेशन मेरे पास अवेलेबल थे, मेरे पास केवल दो कॉम्बिनेशन अवेलेबल थे, एक ए और एक सी, ठीक है, और मैंने ए को जो है रिवील्ड कर दिया कि मुझे ये ज्यादा पसंद है। तो गाइज यहाँ इसको कहेंगे वीक एग्जाम। मैंने ए को जो है प्रेफर करा है, सी को क्यों प्रेफर नहीं करा, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है सबसे पहली बात तो कम है, क्योंकि वो बजट लाइन के अंदर है, ठीक है। साथ के साथ अगर इसको खरीदेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ पैसे बची जाएंगे, सिंपल सी बात है। इससे आपको मैक्सिमम यूटिलिटी, अधिकतम संतुष्टि जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज को कहते हैं वीक एग्जाम, ठीक है। और इस चीज को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एग्जाम, कि उस बजट लाइन पर ए बी सी डी जो कि इनकी सबकी इक्वल की कॉस्ट है। भाई बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं, बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं उन सबकी जो है इक्वल की कॉस्ट होती है, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो और चाहे वो डी हो। लेकिन फिर भी मैंने जो है ए को ही चुना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सशक्त आदेश, ठीक है, सशक्त एग्जाम। और एक होता है वीक, वीक होता है ये, और सशक्त होता है ये कि बजट लाइन पे सेम कॉस्ट होते हुए भी मैं ए को ही प्रेफर कर रहा हूं। तो ये जो है इसी आदेश पर, इसी ऑर्डर पर जो है आधारित है। इसकी अजप्शन पे मैं टाइम वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे सारी की सारी चीजें इसी के ऊपर बेस हैं। कह रहा है उपभोक्ता केवल एक संयोग का चुनाव करता है, केवल एक ही संयोग को चुनेगा, वो एक से ज्यादा संयोग को जो है यहाँ पे एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन को नहीं चूज कर सकता। ए का मतलब ए, या तो ए चुन ले या बी चुन ले या सी चुन ले या डी चुन ले। साथ के साथ अगर उपभोक्ता का चुनाव उसके अधिमान को प्रकट करता है। अब जो उसने संयोग चुना है उसी संयोग के चुनने से हम क्या कर देंगे, उसी संयोग के चुनने से हम उसका अधिमान, उसकी प्रेफरेंस को क्या कर देंगे, प्रकट कर देंगे कि अच्छा इसको जो है ये ज्यादा पसंद है क्योंकि उसने उसी संयोग को चुना है। इतने संयोग होने के बावजूद भी अगर उसने उस संयोग को चुना है मतलब वो ही जो है उसकी प्रेफरेंस है। हमने उसका बिहेवियर का देखा और उसने ए को चुना है तो ठीक है जी ये इसकी प्रेफरेंस है, वो कोई भी रीजन होता है उसने बोला और हमने मान लिया बस।
और सातवीं अजम्पशन ये है यहाँ पर कि उपभोक्ता की रुचि में कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं होता है, उसका टेस्ट पहले जैसे था अब भी इसका टेस्ट पहले वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो ये इसकी 7 अजम्पशन है। यहाँ मैंने टाइम इसलिए वेस्ट करा है क्योंकि इसी अजम्पशन के बेस पर आगे की सारी की चीजें वो है डिपेंड करती है। ठीक है, तो रिविल्ड प्रेफरेंस क्या होती है, एक टॉपिक ये हो गया। रिविल्ड प्रेफरेंस की क्या क्या अजम्पशंस हैं, दूसरा टॉपिक ये हो गया। अब आती है बात तीसरे मुद्दे पर कि इसकी जो है क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये जो है कैसे जो है ज्यादा बेटर है एज कंपैरिजन टू बाकी की जो 2 अप्रोचेस थी। तो देखते हैं प्रकट अधिमान सिद्धांत की श्रेष्ठता या लाभ बाकी से ये कैसे बेटर है। तो ये कह रहा है जी ये उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में कोई साइकोलॉजिकल जो है सूचना का अध्ययन नहीं करता है। मैंने भी आपको पीछे क्या बताया कि ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है भाई, वहां पे जो है दोनों की दोनों जो अप्रोचेस थी वो साइकोलॉजिकल थी। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उपभोक्ता की आय से अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण व्यवहार करता है, ये इस मान्यता का बिल्कुल त्याग करता है। इसका क्या मतलब है गाइस, दोनों ही अप्रोचेस के अंदर क्या होता है जो हमने पीछे वाली पढ़ी है कि उपभोक्ता जो है जितनी भी उसके पास इनकम है वो अपनी इनकम को कुछ इस तरीके से खर्च करेगा जिससे उसे जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। हमारा जो उपभोक्ता है वो रैशनल है। ठीक है, वहां पर इस बात पर गौर किया गया था, लेकिन कह रहा है ये जो है इस अजम्पशन का बिल्कुल त्याग करता है। यहाँ पे ये बिल्कुल भी अज्यूम नहीं किया गया है। ये सिद्धांत उपयोगिता तथा उदासीनता वक्र दोनों सिद्धांतों की निरंतर मान्यता से बच जाता है। ये जो है सशक्त, स्ट्रॉन्ग और वीक इन 2 एग्जाम्स पर जो है बेस है, इन 2 आदेश पर जो है आधारित है। यहाँ पर इस सिद्धांत और इस सिद्धांत की जो निरंतरता की मान्यताएं हैं उसका क्या करता है, बिल्कुल त्याग करता है, उससे बचता है। साथ के साथ ये जो हिग्स का आय प्रभाव है उसका बहुत ही सरल ढंग से क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, इनकम इफेक्ट जो है हिग्स का उसको बहुत ही जो है इजी वे में ये कह सकते हो डिस्क्राइब ये आपको कर देता है। तो ये 4 जो है इसकी एडवांटेज है, इसकी डिसएडवांटेज है कि इस अप्रोच को जो है आखिर क्यों बेटर समझा जाता है बाकी उन 2 अप्रोचेस से। ये बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई है। ये है इसका तीसरा मुद्दा। अब आते हैं इसके दोष क्या क्या है। ठीक है, इसके दोष क्या क्या है। सबसे पहले तो कि ये जोखिम या अनिश्चितता वाले चुनावों का विश्लेषण करने में असफल रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये वाली जो डिसएडवांटेज है ये इंडिफरेंस कर्व की भी है, इंडिफरेंस एनालिसिस की भी, कि जो रिस्क वाले और जो अनिश्चित अनसर्टेन वाले जो चॉइस होते हैं उसका विश्लेषण जो है ये यहाँ पर नहीं करता है कोई भी। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व भी नहीं कर पाया और ये भी नहीं कर पाया। ये केवल व्यक्तिगत उपभोक्ता पर, इंडिविजुअल कंज्यूमर पर ये अप्लाई होता है। ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज है। साथ के साथ यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो उसने चुना है, जो उसने चुनाव करा है उसी से उसका अधिमान, उसी से उसका प्रेफरेंस जो है वो शो होता है। चुनाव अधिमान को प्रकट करता है। तो कह रहा है बिल्कुल गलत है, हम उसके चुनाव को उसका अधिमान मान ही नहीं सकते। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि एक उपभोक्ता हमेशा विचारशीलता से काम नहीं करता। कभी कभार हम क्या करते हैं, कभी कभार हम किसी संयोग को क्या करते हैं, जल्दबाजी में खरीद लेते हैं। हमेशा भाई ह्यूमन है, ध्यान जो है हमेशा कभी कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकता है कि हम विचारशीलता से काम ना करें और गलत कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लें, और हो सकता है कि इससे हमारा जो चुनाव से ही जो है जो हम चॉइस कर रहे हैं उसी से हमारा प्रेफरेंस अधिमान शो हो जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत है। और हमने बोला कि उपभोक्ता केवल एक ही संयोग को चुनता है, तो भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। उपभोक्ता केवल एक ही संयोग चुनता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो दोनों वस्तुएं हैं उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा चुनाव करेंगे, बट गाइस ऐसा नहीं होता है। एक हम ऐसा थोड़ी ना करते, थोड़ा इस वस्तु का ले लिया, थोड़ा इस वस्तु का ले लिया, थोड़ा थोड़ा थोड़ी ना करते हैं। एक हमेशा एक संयोग उपभोक्ता कभी भी नहीं चुनता है। ये इसकी चौथी डिसएडवांटेज है। साथ के साथ जो है ये गिफिन विरोधाभास का हल नहीं देता है। गिफिन पैराडॉक्स जो है उसका सॉल्यूशन ये नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये जो है धनात्मक आय लोच पर विचार करता है, और जो गिफिन पैराडॉक्स है वो ऋणात्मक आय लोच पर आधारित है, और ये जो है धनात्मक पर विचार करता है, और गिफिन पैराडॉक्स ऋणात्मक आय पर है। तो इसलिए ये इसका जो है हल सॉल्यूशन जो है वो नहीं देता है। गिफिन पैराडॉक्स क्या होता है अभी इसके बारे में आपको इतना डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा पढ़ना है तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बाकी मैं कोशिश करूंगा इसकी वीडियो जल्दी निकालूं।
इससे जो है आय प्रभाव और स्थानापन्न प्रभाव में भेद नहीं किया जा सकता। मतलब यहां पर हम जो है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन दोनों इफेक्टों में जो है डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि कौन सा इनकम इफेक्ट है और कौन सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये यहां पर जो है पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये इसकी जो है 6 डिसएडवांटेज है किसकी, रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की। ठीक है जी, होती क्या है, क्या इसकी अजम्पशन है, क्या इसकी एडवांटेज है और क्या इसकी डिसएडवांटेज है, ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आती है बात मुद्दे की, और मुद्दा ये है कि क्या रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से हम डिमांड कर्व को ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस मुद्दे को देखना है। देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे इसके कर्व को। ठीक है, कर्व बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है कि क्या इससे डिमांड कर्व ड्राइव हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या ये मांग के नियम को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले तो आपको मांग का नियम मैं बता दूं। मांग का नियम क्या होता है कि भाई कीमत घटने पर मांग क्या हो रही है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, और कीमत घटने पर मांग क्या होती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, कीमत घटने पर, ओहो दोनों जगह घटना ही लिख दिया, कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है जी, तो ये होता है मांग का नियम। कीमत और मांग में जो है कैसा संबंध होता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इनकम के साथ की, तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, डिमांड भी बढ़ती है, और जब कंज्यूमर की इनकम घटती है, जब कंज्यूमर की इनकम घटती है तो उससे डिमांड भी क्या हो जाती है, डिमांड भी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, आय के साथ इसका जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो अब आ जाइए बात मुद्दे पर। मान लीजिए हमारी जो है एक बजट लाइन थी। ठीक है, लाइक ये हमारी एक बजट लाइन है AB। ठीक है, और इस AB पर मान लीजिए कंज्यूमर ने जो है ये प्रकट कर दिया, ये रिवील्ड कर दिया कि मुझे जो है ये क्यू कॉम्बिनेशन जो है मुझे सबसे ज्यादा जो है प्रेफर है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि एक बारी उसने जो प्रकट कर दिया, जो डिमांड कर दिया, उसके बाद इस ट्रायंगल के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वो सब उसके लिए इंफीरियर है, चाहे वो इस बजट रेखा के ऊपर हो, चाहे वो इस बजट रेखा के अंदर हो। बजट रेखा के अंदर हो चाहे बजट रेखा के ऊपर हो, एक बार उसने बोल दिया कि भाई मुझे क्यू पसंद है तो क्यू पसंद है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, उसने ये रिवील कर दिया, बाकी सब उसके लिए घटिया है। ये सब इसके अंदर, ये पूरा एरिया उसके लिए घटिया है, ये A B इसके ऊपर जितने भी होंगे उसके लिए सब घटिया है। ठीक है, अब मान लीजिए उपभोक्ता की, मान लीजिए X वस्तु की जो कीमत है, X वस्तु की कीमत जो है, मान लीजिए ये X वस्तु मैं यहाँ पे ले लेता हूं, वस्तु X। ठीक है, इसकी कीमत जो है बढ़ गई, तो अगर इसकी कीमत बढ़ गई तो आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी इधर, और कहां पर आ जाएगी ये AB1 पर। ठीक है, AB1 पर ये जो है शिफ्ट हो चुकी है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि अगर ये AB1 पर शिफ्ट हो गई, अगर ये AB1 पर जो है शिफ्ट हो गई, तो इसके शिफ्ट होने से जो है क्या होगा, ये तो हो गई शिफ्ट इस तरफ। लेकिन अगर मान लीजिए अगर मैं इस कंज्यूमर को, अब भाई क्या हुआ, अगर मैंने इतना इसका नुकसान हो रहा है, इतना इसका क्या हो रहा है, इतना इसका जो है नुकसान हो रहा है X वस्तु के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए इसको जो है कुछ इनकम दे दूं, अगर मैं इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए क्या करूं, अगर मैं इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए इसको जो है कुछ इनकम दे दूं कि जितना भी कीमत बढ़ने से, X वस्तु की कीमत अगर बढ़ने से अगर आपका नुकसान हो रहा है, मैं पहले जो है देखिए, मैं पहले जो है यहाँ पर इतना इसको प्रेफर कर रहा था X वस्तु को। ठीक है, लाइक मान लीजिए X, लेकिन अब नुकसान हो रहा है क्योंकि इसकी कीमत बढ़ गई है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए अगर मैं इसको इनकम दे दूं तो होगा क्या, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, मेरी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से जो मेरी बजट लाइन होगी वो शिफ्ट हो जाएगी किस तरफ, पैरेलल टू दिस, ये मेरी बजट लाइन है अब। ठीक है, और एक इस तरीके से ड्रॉ करनी है जो कि Q पॉइंट से जो है पास होकर जाए। ठीक है, कहां से पास होकर जानी चाहिए, Q पॉइंट से जो है वो पास होकर जानी चाहिए। तो मान लीजिए मैंने जो है
ये मैंने जो है मैंने बजट लाइन ड्रॉ कर दी लाइक A2 एंड B2, ठीक है। तो अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइज। अब क्या होने वाला है, अगर मैंने इसकी इनकम बढ़ा दी, अगर मैंने इसकी इनकम बढ़ा दी तो कंज्यूमर जो है क्या करेगा, कंज्यूमर जो है क्या करेगा, कंज्यूमर कौन से कॉम्बिनेशन चुनेगा वो हमें देखना है गाइज। इस वाले एरिया को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि यहाँ इस एरिया पर क्या हो रहा है। इस एरिया पर जितने भी बंडल हैं, इस एरिया पर जितने भी बंडल हैं या इस बजट लाइन पर जो बंडल है, क्या कंज्यूमर उसको प्रेफर करेगा या नहीं करेगा। गाइज इस एरिया को या इस बजट लाइन पे जितने भी बंडल हैं कंज्यूमर उसको प्रेफर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरी इनिशियल बजट लाइन है ये वाली AB, ये मेरी इनिशियल बजट लाइन थी सबसे पहले वाली, और मैं इस बजट लाइन पर Q को पहले ही प्रेफर कर चुका हूं कि मुझे जो है Q ज्यादा पसंद है, पहले ही मैं रिविल्ड कर चुका हूं। तो मैंने क्या बोला था कि जो उसके नीचे वाला एरिया है वो सब उसके लिए इन्फीरियर है, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये इन्फीरियर एरिया है उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर वो क्या करेगा, अगर एक्स वस्तु की कीमत जो है बढ़ी तो वो, और मैंने उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ इनकम दी, तो वो इसको क्या करेगा, इसको वो नहीं खरीदेगा इस एरिया पर जितने भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब मान लीजिए वो जो है इस बजट लाइन पर, मान लीजिए अगर वो इस कॉम्बिनेशन को जो है सिलेक्ट करता है, ठीक है। ये मेरी नई बजट लाइन है A2 B2, तो उससे क्या होगा, मान लीजिए मैं इसको यहाँ P लिख देता हूं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहां पर अब क्या हो रहा है, मैं इसकी कितनी क्वांटिटी को बाय कर रहा हूं, पहले मैं X को कर रहा था और अब मैं कितनी कर रहा हूं, लाइक X2। तो कीमत बढ़ी और डिमांड क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है, ठीक है। कीमत बढ़ी थी और उसको जितना भी नुकसान होता है उसका कंपनसेट करने के लिए मैंने उसको इनकम दे दी, बट इनकम देने के बावजूद भी क्या हो रहा है, वो कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की डिमांड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है प्रॉपर एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ पर मांग का नियम जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भैया हम इसकी हेल्प से जो है डिमांड कर्व को जो है ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 5वां मुद्दा। अब आती है बात छठे मुद्दे की कि क्या इससे इंडिफरेंस कर्व ड्राइव हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब जितना भी आपको समझ आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे भी अच्छी ज्यादा बात है। अब इससे इंडिफरेंस कर्व को ड्राइव हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको अपना आंख नाक कान सारी की सारी चीजें खोलकर सारा का सारा ध्यान जो है आपको यहीं पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ध्यान यहाँ पे नहीं होगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। जितना अभी तक सारा समझा था सब कुछ ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को जो है बिल्कुल लास्ट में लिया है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ज्यादा डीपली भी आपको इसमें नहीं घुसाऊंगा। मान लीजिए ये जो है एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन हो गया, और ये जो है मेरी बजट लाइन हो गई, ठीक है। ये मेरी बजट लाइन हो गई, ठीक है। लाइक मान लीजिए A और ये हो गया B, ठीक है। और मैं जो है इस पे मान लीजिए एक पॉइंट है P, क्या पॉइंट है, पॉइंट है P। मैंने ये रिबिल्ड कर दिया कि भाई मुझे जो है P कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे जो है ज्यादा बेटर लगता है, मैंने ये रिबिल्ड कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है कि क्या इससे इंडिफरेंस कर्व जो है कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, या इंडिफरेंस कर्व आखिर क्यों उन्नतोदर होता है। इस बात का जो है मैं यहां से पता लगा सकता हूं बहुत ही ज्यादा आराम से। कैसे लगा सकता हूं वो देखिए। आपको ये पता करने के लिए गाइस यहाँ पे कुछ जो है कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपको दो जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे लाइक दिस, ठीक है। एक इस तरफ से एक हॉरिजॉन्टल करना है और एक वर्टिकल करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि अब क्या हो रहा है। तो मैंने दो जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये मेरी औकात थी। इसके मैंने एक बारी ये जो है प्रेफर कर दिया, मुझे P जो है पसंद है, तो इसके नीचे का जो एरिया है ये वाला ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल OAB,
इसके अंदर जो जितना भी है वो सब क्या है, इन्फीरियर है मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, ये पूरा एरिया कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे इस बजट लाइन के ऊपर ही क्यों ना हो, वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए हमेशा क्या रहेंगे, इन्फीरियर रहेंगे, ठीक है। बट अब लेकिन जो इसके अंदर ही अगर अभी मैंने क्या बोला कि धनात्मक है कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर है इन्फीरियर, बट यहाँ पर अगर कोई कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है अगर यहाँ पर, तो उस कॉम्बिनेशन पे क्या होगा, वस्तु की ज्यादा क्वांटिटी होगी, वस्तु की क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी होगी। तो ये वाले जो हैं ये तो है प्रेफर्ड, ये कैसे हैं, ये आपके प्रेफर्ड है, ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है, ठीक है। ये तय है, क्यों तय है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये साली बजट लाइन से ऊपर है। इन फ्यूचर अगर कभी मेरी इनकम बढ़ी तो अगर मैं और ये वाला कॉम्बिनेशन मेरे पास अवेलेबल हुआ इसके मुकाबले में, तो मैं इसी संयोग को क्या करूंगा, चुनूंगा, ठीक है। इसी संयोग को क्या करूंगा, चुनूंगा, क्योंकि ये धनात्मक आय से जो है संबंधित है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो इस एरिया पर जो भी कॉम्बिनेशन है वो सब सुपीरियर है, प्रेफर्ड है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, सारा का सारा ध्यान यही होना चाहिए। ये वाला जो एरिया है, ये वाला और जो ये वाला एरिया है, इस एरिया का मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरे को ये पता है ये मेरे लिए इन्फीरियर हो चुका है, क्योंकि मैं किसको पी को जो है रिबिल्ड कर चुका हूं, और ये भी मुझे पता चल गया है कि अगर यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन हुआ तो ये मैं हमेशा इसी को प्रेफर करूंगा। लेकिन इस एरिया के बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, ये मेरा जो है इग्नोरेंस एरिया है। क्या है, ये मेरा इग्नोरेंस एरिया है और ये भी बिल्कुल सेम इग्नोरेंस एरिया है। तो मुझे इन दोनों एरिया के रिगार्डिंग, इसके बारे में और इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि ये इन्फीरियर है या ये सुपीरियर है। मुझे कौन सा, यहाँ पे मैं बंडल को खरीदूंगा या यहाँ पे कोई बंडल हुआ तो मैं उसको नहीं खरीदूंगा। तो इस चीज का पता लगाने के लिए ये मेरे नॉलेज में आ चुका है, ये मेरे नॉलेज में आ चुका है, ये दोनों एरिया मेरे नॉलेज में नहीं आए हैं, ठीक है। तो अभी पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है इस एरिया की नॉलेज लेनी है कि इस एरिया पर क्या होने वाला है, कि यहाँ पे अगर कोई बंडल हुआ तो मैं उसको जो है बाय करूंगा या मैं उसको बाय नहीं करूंगा। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैं एक और यहाँ पर जो है कर्व बना रहा हूं, बिल्कुल सेम ऐसा ही, आपको जो है ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं जो है यहाँ पे एक ए ले लिया है, एक बी ले लिया है, और मैं पहले ही यहाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। बाकी मेरे को तो पता चल गया, बस नीचे वाले एरिया की और ऊपर वाले एरिया की क्या करनी है, जान पहचान करनी है, नॉलेज लेनी है इसकी कि क्या मैं यहाँ पे बंडल खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ। इसका पता चल गया, इसका पता चल गया। आपको क्या करना है, मान लीजिए एक्स वस्तु की जो कीमत है, एक्स वस्तु की कीमत आपकी जो है वो कह सकते हो फॉल हो गई, ठीक है। एक्स वस्तु की कीमत जो है फॉल हो गई, तो आपकी जो बजट लाइन है, मान लीजिए आपकी जो बजट लाइन है वो कुछ इस तरीके से जाती है कि जो आपकी इनिशियल बजट लाइन है उसके नीचे से जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपकी जो वो लाइन गई आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइस क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं A1 और इसको मैंने नाम दे दिया B1, ठीक है। और ये इसके जो है इस पॉइंट पर क्या है, ये इस पॉइंट पर जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और बिल्कुल यहां पर भी आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको जो है ये और ये बना देना है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने हैं, लाइक ई, ठीक है। ई मैंने जो है, ई जो है मैंने यहां पर क्या कर दिया, ई मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, जब मेरी ये वाली बजट लाइन थी, ये वाली ईबी जो मेरी बजट लाइन थी, तो इसके ये वाला जो एरिया था ये मेरे लिए इन्फीरियर था, अभी मैं यहाँ पर बता चुका हूं आपको, ठीक है। और अब जब मेरी बजट लाइन और जो इसके बाहर वाला एरिया था, जो इसके बाहर वाला एरिया था वो मेरे लिए क्या था, वो मेरे लिए नॉलेजेबल नहीं था, ठीक है। उसकी मुझे नॉलेज लेनी थी। बट ये वाला जो पॉइंट है ई, ये वाला जो पॉइंट है ई, ये कौन सी बजट लाइन पर है देखेंगे। मैं पी को पहले ही प्रेफर कर चुका हूं, मैं पी को पहले ही प्रेफर कर चुका हूं कि भाई इस लाइन पर, इस बजट लाइन पर कोई भी कॉम्बिनेशन है मुझे उसमें पी ही पसंद है, और ई जो है उसी वाले पे है, ई जो है उसी पे है। मतलब कि जो ये वाला एरिया है,
जो ये वाला एरिया है यहाँ भी मेरे लिए कोई वो नहीं है, इंफीरियर ही है, ठीक है, क्योंकि मैं P को जो है पहले ही रिवील्ड कर चुका हूं कि मुझे P जो है उस बजट लाइन पे जितने भी हो P ज्यादा प्रेफर है एज कंपैरिजन टू E, ये मैं पहले ही रिवील्ड कर चुका हूं, तो ये एरिया की तो कोई बात ही नहीं, इतना मुझे पता चल चुका है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है मुझे पहले ही है, ठीक है। और अगर अभी मेरी बजट लाइन ये है, ठीक है, ये वाला कब होता, अभी तो मेरी बजट लाइन ये है A1 और B1, ठीक है, ये मेरी बजट लाइन है, P तो मेरी बजट लाइन के बाहर है अभी, ठीक है, बट अगर अभी तो मेरी बजट लाइन के बाहर है, बट अगर P मेरी बजट लाइन के अंदर होता, ठीक है, अगर मैं उसको खरीद पाता तो ये तय है कि मैं P ही खरीदता, AE को जो है मैं नहीं खरीदता, ठीक है। और अब जो है दूसरा यहाँ पर मुझे क्या पता चल गया कि जो E है, E जो है वो ज्यादा प्रेफर है एज कंपैरिजन टू इस एरिया के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन है, इस एरिया के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन है, एरिया लाइक एरिया EBB1, ठीक है, एरिया जो है EBB1, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो, मुझे E संयोग जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो इस एरिया की मुझे जो है नॉलेज हो चुकी है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मुझे यहां से पता चल गया। एक छोटा सा मुद्दा और रह गया है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट की कहानी और रह गई है, बस उस मुद्दे को ध्यान से सुनना है। मुझे ये पता चल गया और मुझे इस एरिया का भी पता चल गया। अब जो रह गया वो रह गया केवल ये, ठीक है। अब मान लीजिए X वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो आपकी अगर X वस्तु की कीमत बढ़ गई तो आपकी जो बजट लाइन है वो कुछ इस तरीके से होकर जाएगी, ठीक है। मैं पहले इसको एक्सटेंड कर देता हूं, तो आपकी बजट लाइन इस तरफ से शिफ्ट हो जाएगी लाइक यूं, ठीक है। अब मुझे जो है इस एरिया की नॉलेज लेनी है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। 2 मिनट का और रह गया है, ठीक है। तो आपको अभी मैं बताऊंगा इतनी बकवास हम क्यों समझ रहे हैं कि इससे आईसी जो है ड्रॉ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। मुझे इस एरिया का बिल्कुल पता चल चुका है, ये तो मेरे लिए सुपीरियर थे, ठीक है, तो प्रेफर्ड है, इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया। अब मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं, मान लीजिए लाइक M, मैंने नाम नहीं दिया अभी तक, ठीक है, M इसको मैं जो है नाम दे देता हूं, ठीक है। इसको M दे दिया, इसको मान लीजिए N दे दिया, और इसको भी मैंने मान लीजिए Q दे दिया, ठीक है। और मेरी ये जो नई बजट लाइन है ये है A1 और ये है B1, ठीक है। तो अब जो है क्या होने वाला है देखिए, अब अगर मान लीजिए मैं जो है इस वाले संयोग को चुनता हूं, अगर मैं जो है इस वाले संयोग को चुनता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, इस वाले संयोग को चुनने से जो हमारी ट्रांजिटिविटी है भाई, ये जो है ये तो इसी बजट लाइन पर है और इस बजट लाइन पर P पॉइंट भी आ रहा है, और मैं पहले ही रिवील्ड कर चुका हूं कि P जो है वो ज्यादा वो है E से, और E जो है इससे है, ठीक है। और मान लीजिए, तो इससे क्या पता चलता है, देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला हमने इसकी नॉलेज कर दी, हम अपने जो हमारा इग्नोरेंस एरिया था, इन दोनों को हमने क्या करा है, इन दोनों की नॉलेज देके हम इसको छोटा करे जा रहे हैं, नैरो करे जा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो इनडिफरेंस कर्व है वो उसी शेप का जो है क्यों होता है। देखिए अब आ जाइए मुद्दे पर, यहां पर कि इनडिफरेंस कर्व सबसे पहली बात तो ऐसे नहीं हो सकता, एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उदासीनता वक्र क्या कहता है कि एक उदासीनता वक्र पर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलेगी, बट यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं तो पहले ही रिवील्ड कर चुका हूं कि मुझे P जो है वो ज्यादा पसंद है, इस बजट लाइन पे कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, तो सबसे पहली बात तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा मुद्दा अगर हम बात करें कि ऐसे भी नहीं हो सकता जैसे PPC होता है, उदासीनता वक्र जैसे होता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसे, न तो उधर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे लिए इंफीरियर एरिया है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो IC ना तो ऐसे हो सकता है, IC ना ही एक सीधी रेखा हो सकता है, ठीक है। IC जो होगा वो हमेशा कैसे होगा, वो हमेशा होगा जी कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। और ये ऐसा ही क्यों होगा, क्योंकि इसकी नॉलेज अभी हम यहाँ पे ले चुके हैं, ये रहा कि भाई मैं कौन सा संयोग जो है चुनूंगा और कौन सा संयोग जो है मैं नहीं चुनूंगा। ये हमने देखा था लाइक दिस और ये हमने देखा लाइक दिस, ठीक है।
तो ये इससे जो है इंडिफरेंस कर्व भी जो है ड्रॉ हो सकता है, और इससे जो है डिमांड कर्व भी जो है इससे ड्रॉ हो सकता है। रिवील्ड प्रेफरेंस क्या होता है, इसकी क्या ऑप्शन है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, यही समझ नहीं आया होगा, इतना तो मुझे 100% भरोसा है आप पर। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।